हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite circular cylindrical सेल। यानी थीम क्या है, एक बार समझे कि एक सिलेंड्रिकल सेल में यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और आपको इस सिलेंड्रिकल सेल के कारण किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर, जो कि इनसाइड आउटसाइड कहीं भी हो सकता है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। अब यहां पर ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को गॉस थ्योरम से भी सॉल्व किया जा सकता है और एक क्लिप में हमने गॉस थ्योरम से भी इसे कैलकुलेट किया है, लेकिन आज हम इस प्रॉब्लम को कूलॉम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन के रूप में देखेंगे। आज हम इसे कूलॉम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन के रूप में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कूलॉम्ब्स लॉ यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मान लेते हैं कि ये सिलेंडर का सेंटर पॉइंट है O। यहां पर ये ध्यान दें कि सिलेंडर का फ्रंट व्यू शो किया गया है, यानी टॉप व्यू शो किया गया है सिलेंडर का। O इसका सेंटर पॉइंट है और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है हमने। इस सिलेंडर का रेडियस R है सपोज, और मान लेते हैं कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो कि यूनिफॉर्म है, वो सिग्मा है। अगर इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में प्रेजेंट करना चाहें तो चूंकि ये सिलेंडर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट और इसका एरिया ऑफ फेस स्टैटिक है, जो कि पाई आर स्क्वायर है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर हम इसे प्रेजेंट करें और लैम्डा सिंबल से इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी को शो करें तो लैम्डा और सिग्मा के रिलेशन को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। यानी इसके सर्कमफ्रेंस को सिग्मा से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप लैम्डा को कैलकुलेट कर पाएंगे। यहां पर ध्यान दें कि यह प्रॉब्लम लैम्डा के टर्म में भी एक्सप्लेन की जा सकती है और सिग्मा के टर्म में भी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें जिसमें सुटेबल होगा हम उस सिंबल में इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल सेल के कारण। तो मान लेते हैं कि हमने इस इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल सेल में थीटा एंगल पर, OP लाइन से थीटा एंगल पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ R d थीटा है, या यूं कह लीजिए कि जिसका विड्थ R d थीटा है और उसका लेंथ तो इनफाइनाइट ही है। यहां पर बार बार ध्यान दें कि सिलेंडर का टॉप व्यू शो किया जा रहा है। ये जो R d थीटा विड्थ का आपने एक पार्ट कट किया है सिलेंडर से, वो एक इनफाइनाइट रॉड है जिसको आप लैम्डा डेंसिटी के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो लैम्डा से इसे कैसे कनेक्ट किया जाएगा, एक बार उसे समझें। क्योंकि हमने इस कंप्लीट सिलेंडर की लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा नोटेशन से शो किया है, तो इस कंप्लीट सिलेंडर के इस छोटे से एलिमेंट R d थीटा के लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होगा, यानी कि इस सिलेंड्रिकल सेल में कट की गई इनफाइनाइट रॉड, जो कि इस तरीके से प्रेजेंट है, जो कि बोर्ड में इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उसे लैम्डा के उसके एंगुलर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इस कंप्लीट सिलेंडर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इस छोटे से एलिमेंट से बनने वाली इनफाइनाइट रॉड की चार्ज डेंसिटी को लैम्डा d थीटा बाय 2 पाई से दिया जा सकता है। यहां पर मैंने यूनिटरी मेथड का यूज किया है क्योंकि इस कंप्लीट सिलेंडर के लिए अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोल रहा हूं तो इस सिलेंडर के ऊपर बने हुए इस छोटे से एलिमेंट को एक इनफाइनाइट रॉड मानते हुए उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैं लैम्डा d थीटा बाय 2 पाई कह सकता हूं। अब इस इनफाइनाइट रॉड के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इनफाइनाइट रॉड से किसी पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक बार पहले उस फॉर्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि कोई इनफाइनाइट रॉड अपने से किसी डिस्टेंस y पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय y फॉर्मूले से दिया जाता है। सो इस इनफाइनाइट रॉड के कारण y डिस्टेंस के पॉइंट P पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जिस फॉर्मूले से दिया जाएगा वो होना चाहिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, इसे मैं DE1 कह लेता हूं। सो DE1 इक्वल टू 2k लैम्डा इज लैम्डा d थीटा बाय 2 पाई अपॉन r को y प्रेजेंट किया जा सकता है। और आप समझते हैं कि इस इनफाइनाइट रॉड के कारण इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी y कैप के अलोंग होगा। सो इसे डायरेक्शन सहित मैं y कैप में ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं। मान लीजिए कि जो एंगल इस पोजीशन पर बन रहा है वो अल्फा है। अब यहां पर ध्यान दें कि इसी जैसा एक एलिमेंट r d थीटा इस सिमेट्रिकल पोजीशन पर कंसीडर किया जा सकता है, और हम ये समझते हैं कि इस एलिमेंट के कारण भी इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। सो अगर ये डिस्टेंस y है तो सिमेट्री के कारण मैं इस डिस्टेंस को y कह सकता हूं। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस सिमिलरली y है और इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम y डैश यूनिट वेक्टर से प्रेजेंट कर देते हैं। यूनिट वेक्टर को यहां ध्यान दें कि y यूनिट वेक्टर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस डिफरेंट हैं, तो इनके यूनिट वेक्टर डिफरेंट होंगे। सो इस डायरेक्शन को y डैश यूनिट वेक्टर से डिफाइन करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एलिमेंट इस पॉइंट पर बनाएगा वो भी मैग्नीट्यूड में इतना ही होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन में y डैश वेक्टर से शो किया जाएगा। सो इस सेकंड पार्टिकल यानी कि इस छोटे से एलिमेंट से बनी इनफाइनाइट रॉड के कारण इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम DE2 वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा d थीटा बाय 2 पाई अपॉन y इंटू y डैश यूनिट वेक्टर से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर मैं इस पॉइंट पर इन दोनों एलिमेंट से बनने वाले, इन दोनों को मैं एलिमेंट मान रहा हूं यहां पर, लेकिन ध्यान दें कि ये एलिमेंट भी इनफाइनाइट रॉड से है, तो इन दोनों इनफाइनाइट रॉड का इस पॉइंट पर नेट कंट्रीब्यूशन अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम देख पा रहे हैं कि इस डायरेक्शन में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड जैसा ही है। सो अगर इन दोनों डायरेक्शन में बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बनाए जाएं तो आप देख पाएंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो y डैश डायरेक्शन के अलोंग है उसके दो कंपोनेंट्स में से एक i कैप के अलोंग होगा और एक j कैप के अलोंग। यहां पर जिस रेफरेंस डायरेक्शन फ्रेम का यूज किया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से है। सो इस पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट y डैश का i के अलोंग होगा, एक j के अलोंग, जबकि y डायरेक्शन में काम करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट i के अलोंग होगा और दूसरा माइनस j के अलोंग। सो नेट इन दोनों एलिमेंट के कारण, इन दोनों इनफाइनाइट रॉड्स के कारण इस पॉइंट पर बनने वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू i एक्सिस के अलोंग होगी और j और माइनस j डायरेक्शन में काम करने वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। सो इन दोनों एलिमेंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा DE वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा d थीटा बाय 2 पाई y cos अल्फा i कैप ट्वाइस। यहां पर ध्यान दें, ट्वाइस करने की जरूरत मुझे इसीलिए पड़ी क्योंकि इस एलिमेंट से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट और इस एलिमेंट से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, जबकि साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस कॉस अल्फा कंपोनेंट का डबल होना चाहिए। सो इस पॉइंट पर इन दोनों एलिमेंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि अगर हमें इस कंप्लीट सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो थीटा पर लिमिटिंग कंडीशन लगा के इंटीग्रेशन के द्वारा इसे फुल सॉल्व किया जा सकता है। तो कूलॉम्ब्स लॉ में कैसे वो इंटीग्रेशन सॉल्व होगा या कैसे हम इसको रिजॉल्व कर पाएंगे, एक बार उस पर डिस्कस करेंगे। सो DE वेक्टर को इंटीग्रेट करने पर हमें ये मिलेगा DE वेक्टर इंटीग्रेशन इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन पाई इंटीग्रेशन cos अल्फा d थीटा अपॉन y i कैप। और आप देख पा रहे हैं कि अगर हम थीटा को इंटीग्रेंड मान के चल रहे हैं तो इस कंप्लीट सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें थीटा की वैल्यू को 0 से पाई तक वेरी कराना होगा। यहां पर ध्यान दें कि अगर हम अपर हाफ सिलेंडर के सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 कंसिडर कर लें
तो लोअर हाफ सिलेंडर के एलिमेंट्स उनके साथ पेयर बना के कंसिडर किए जा रहे हैं, तो अपर हाफ सिलेंडर कवर करने पर लोअर हाफ सिलेंडर उसके साथ ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा। सो 0 से पाई के लिमिट पर इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे इस कंप्लीट सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मिल जाएगा। सो यहां पर अब एक जो प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करेंगे कि तीन वेरिएबल एक साथ हैं प्रॉब्लम में, अल्फा, थीटा और वाई। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इन तीन में से दो वेरिएबल्स को हटाना होगा, यानी चेंज करना होगा थर्ड वेरिएबल में। तो यहां पर ध्यान दें कि अगर मैं इस डायग्राम में cos अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड y है, जबकि रेडियस को r कंसीडर करते हुए ये जो बेस है इस ट्रायंगल का, ये छोटे ट्रायंगल का, ये r cos थीटा होगा। सो इस आउटर डिस्टेंस को, इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r सिंबल से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो r से r cos थीटा कम करने पर इस डिस्टेंस को स्मॉल r माइनस r cos थीटा से शो किया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर O से P तक का डिस्टेंस स्मॉल r है और ये डिस्टेंस r cos थीटा है, तो ये आउटर डिस्टेंस r माइनस r cos थीटा होना चाहिए। सो इस डिस्टेंस को r माइनस r cos थीटा कंसिडर करने पर, ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि आप क्लियरली देख पाएं। सो r माइनस r cos थीटा और इस डिस्टेंस को y लेने पर cos अल्फा की वैल्यू को पुट किया जा सकता है। ये तो 2k लैम्डा बाय पाई है ही इसमें, और ये बन जाएगा 0 टू पाई cos अल्फा हम लिख सकते हैं r माइनस r cos थीटा अपॉन y, और ऑलरेडी एक y प्रेजेंट है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी थीटा आई। सो DE वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2k लैम्डा बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई r माइनस r cos थीटा अपॉन y स्क्वायर इंटू डी थीटा आई कैप। अब एक वेरिएबल यहां पर और बाकी है y, सो उसे गायब करने के लिए अगर हम इस ट्रायंगल में cos थीटा का फॉर्मूला यूज करें तो एक बार देखें हमें क्या मिलता है। तो इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू अप्लाई करने पर यह फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से लिया जा रहा है, जिसके अनुसार किसी भी एंगल के लिए किसी ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू अगल बगल की दो साइड के स्क्वायर के सम माइनस सामने वाली साइड के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू अगल बगल की साइड, इसके रेशियो से दी जाती है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम cos थीटा को r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस फ्रंट साइड y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r इंटू r से शो कर सकते हैं। सो इसे सॉल्व करने पर अगर मैं डिनोमिनेटर को शिफ्ट करूं लेफ्ट में और फिर y स्क्वायर को शिफ्ट करके सारे टर्म एक तरफ लूं तो y स्क्वायर की वैल्यू को r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा से शो किया जा सकता है। अगर y स्क्वायर की इस वैल्यू को यहां पर यूज कर लें, माना मैं इसे हटा के इसकी जगह y स्क्वायर की वैल्यू पुट करूं, तो अब ये इंटीग्रेशन हमें केवल थीटा के टर्म में मिल चुका है और अब इसे इंटीग्रेट करना आसान होगा। सो थीटा के टर्म में इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को चेंज करने के बाद अब अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ये हमारे लिए सिंपल प्रॉब्लम होगी। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा एक बार समझें, कैसे हम इस प्रॉब्लम को फाइनल सॉल्व कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं यहां पर से ये सब हटा रहा हूं। आप रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट बना है उसे याद रखें। रिजल्ट आ चुका है 2k लैम्डा अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2k लैम्डा अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई r माइनस r cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा आई कैप इज द डायरेक्शन, और इंटीग्रेशन DE को आप E वेक्टर कह सकते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंप्लीट सिलेंडर के कारण जो इस पॉइंट पे बनेगा वो होगा E वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई दिस। अब यहां ध्यान दें कि इसे सिंपली सॉल्व करने के लिए हम अगर इस cos थीटा वाले टर्म को सिमिलर बनाने की कोशिश करें तो एक सिंपल कन्वर्जन ये दिखाई देता है कि मैं न्यूमरेटर पे 2 स्मॉल r से मल्टीप्लाई करके 2 स्मॉल r को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा करने पर नेक्स्ट लाइन में ये एक्सप्रेशन जो दिखेगा उसे आप ध्यान से देखें। 2r से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया मैंने और इसी 2r से मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा डी थीटा आई कैप। फिर से एक बार ध्यान दें कि 2r को मैंने न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई किया इनसाइड और 2r डिनोमिनेटर पे है, यहां रखा है मैंने आउटसाइड।
आउटसाइड इसीलिए क्योंकि स्मॉल आर इस पूरी प्रॉब्लम में कांस्टेंट है। अब इस 2r² टर्म को अगर मैं एक r² इससे सेपरेट कर दूं, यहां ध्यान देते रहे, एक r² अगर मैं यहां से हटा के यहां पर अलग से लिख लूं और एक कैपिटल R² इसमें ऐड करके एक कैपिटल R² यहां सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ऐसा करने से इस प्रॉब्लम के नेचर को मैंने चेंज नहीं किया। आप देख सकते हैं कि अभी भी अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये स्मॉल 2r² माइनस 2rr cos थीटा ही रहेगा और r² का टर्म r² से कैंसिल हो जाएगा, यानी अभी भी ये प्रॉब्लम वही है। लेकिन ऐसा करने से मुझे ये जो पार्ट इस न्यूमरेटर में मिल रहा है ये ठीक डिनोमिनेटर के इक्वल है। सो इसे दो पार्ट में ब्रेक करने पर नेक्स्ट लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू के लैम्डा अपॉन पाई आर इंटीग्रेशन 0 टू पाई। इस पार्ट को इसके साथ लेने पर एक इंटीग्रल तो डी थीटा ही हो जाएगा केवल, और दूसरा इंटीग्रेशन बन जाएगा r² माइनस r² अपॉन दिस, और चूंकि r² माइनस r² कांस्टेंट है तो मैं इसे बाहर ले रहा हूं और इंटीग्रेशन में अब मुझे मिलेगा 1 अपॉन r² प्लस r² माइनस 2rr cos थीटा इंटू डी थीटा। यहां पर ध्यान दें कि आई वेक्टर डायरेक्शन को मैंने बीच में शो नहीं किया है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये आई वेक्टर में ही कैलकुलेशन चल रहा है, तो किसी स्टेप में अगर मैं नहीं प्रेजेंट करूं तो भी ये अंडरस्टूड है कि ये आई वेक्टर में ही चल रहा है पूरा प्रॉब्लम, यानी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आई वेक्टर के अलोंग ही होगी। ये उस लाइन से ही कंक्लूजन निकल चुका है जब हमने इन दोनों इनफाइनाइट रॉड्स का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कैलकुलेट किया था। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, यहां पर ध्यान दें ये कंप्लीट ब्रैकेट यहां पर है और ये जितने भी कैलकुलेशंस हैं ये जो टर्म है ये इसमें भी मल्टीप्लाई होना चाहिए और इसमें भी। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखें क्या बनेगा, इसको और आगे बढ़ाते हैं तो फाइनली क्या हमको मिलेगा इस रिजल्ट में। देखें एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश अगर की जाए तो जो फर्स्ट पार्ट है यहां से मैं ये सब भी हटा रहा हूं। सो इस फर्स्ट पार्ट में जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे देखें ध्यान से। जो फर्स्ट पार्ट में हमें मिलेगी वैल्यू वो हो जाएगी ई वेक्टर इक्वल टू के लैम्डा बाय पाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा, और इसमें लिमिट पुट करनी है हमें 0 से पाई तक, और दूसरे पार्ट को हमें सॉल्व करना है कंप्लीटली, तो वो है r² माइनस r² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। सो सिंपली ये बात एक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए cos थीटा को tan थीटा बाय 2 के फॉर्मेट में चेंज किया जाना चाहिए। सो उस कन्वर्जन के बाद ये प्रॉब्लम बन जाएगी 1 अपॉन r² प्लस r² माइनस 2rr इंटू 1 माइनस tan² थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan² थीटा बाय 2 एंड डी थीटा विद आई कैप। और अब अगर हम एलसीएम लेके इसे थोड़ा रिजॉल्व करें और इसको अपर शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्डा बाय पाई आर। फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व होके पाई बन जाएगा, यहां आप देख पा रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई है, और ये टर्म सेकेंड एक्सप्रेशन को देने पर ये बन जाएगा के लैम्डा बाय पाई आर इंटू r² माइनस r² एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan² थीटा बाय 2, न्यूमरेटर में sec² थीटा बाय 2 बन जाएगा डी थीटा के साथ। यहां पर लिमिट 0 टू पाई है, ये सब आप नोट करते रहें। सो 0 टू पाई रेंज में ये बन जाएगा sec² थीटा बाय 2 डी थीटा आई कैप डिवाइडेड बाय, यहां पर ये आ जाएगा r² प्लस r² 1 प्लस tan² थीटा बाय 2। डिनोमिनेटर में मैं tan थीटा को sec नहीं बना रहा हूं, लेकिन न्यूमरेटर में मैंने उसे tan थीटा से sec थीटा में कन्वर्ट किया। इसकी वजह अभी हम डिस्कस करेंगे तो उस दौरान सामने आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करने पर ये कुछ ऐसा आ गया। इस स्टेप पर ध्यान दें, 1 प्लस tan² थीटा r² प्लस r² से मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस 2rr 1 माइनस tan² थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर में जाके sec² थीटा बाय 2 बन गया, क्योंकि 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा होता है, आइडेंटिटी है। अब इसे रिजॉल्व करने पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं और tan थीटा के टर्म और नॉर्मल टर्म विदाउट tan थीटा सेपरेट करूं तो ये बन जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर, यहां पर पाई और पाई कैंसिल है देख सकते हैं आप, प्लस के लैम्डा r² माइनस r² अपॉन पाई आर इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई sec² थीटा बाय 2 डी थीटा डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर यह आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा, और यहां से -2RR इंटू 1 इक्वल टू -2RR अगर इसे मिल जाए तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इट इज r माइनस आर होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दें कि मैं इसे r माइनस आर, स्मॉल r माइनस कैपिटल R या कैपिटल R माइनस स्मॉल r कुछ भी लिख सकता हूं, अभी मेरे पास चॉइस है। लेकिन चूंकि डायग्राम में हमने स्मॉल r को कैपिटल R से ज्यादा बड़ा दिखाया है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं ऐसा लिख रहा हूं। बट आप ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने कहीं पर भी ऐसा कोई स्टेप नहीं किया है जो आउटर और इनर पॉइंट को सेपरेट कर दे। यानी मैं बोलना चाहता हूं कि अगर P पॉइंट इनसाइड पॉइंट भी होता तो P पॉइंट के इनसाइड पॉइंट होने पर भी इसे ऐसे ही सॉल्व किया जाना चाहिए था जैसा मैंने इसे नॉर्मली किया। सो हम इस बात पे ध्यान देते रहेंगे कि क्या इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट का रिजल्ट, इनसाइड और आउटसाइड दोनों पॉइंट का रिजल्ट एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे दोनों रिजल्ट को एक साथ व्यू किया जा सकता है तो हम उस पर ध्यान देंगे। सो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली यहां पर मैंने r माइनस आर स्क्वायर मेंशन किया है, और दूसरा टर्म हो जाएगा r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 2RR टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का कोफिशियंट r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी है और टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का कोफिशियंट 2RR भी है। सो टोटल जो कोफिशियंट आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वो हो जाएगा r प्लस आर होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आई कैप डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बन जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रॉब्लम में टेन थीटा बाई 2 को t कंसिडर करने पर न्यूमरेटर dt में चेंज हो जाएगा। सो अब ये एक सब्स्टिट्यूशन का केस है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस टर्म के साथ जो ये कोफिशिएंट ऐड है इसे मैं कॉमन लेके बाहर कर लूं। सो इसी लाइन में आप देख लें इसको, इसी लाइन में अगर मैं इस स्टेप को प्रेजेंट कर दूं तो ये बन जाएगा r प्लस आर होल स्क्वायर आउटसाइड, और तब ये r प्लस आर होल स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा r माइनस आर अपॉन r प्लस आर होल स्क्वायर, और ये टर्म अब मैं यहां से हटा रहा हूं, यानी ये अब केवल टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 रह जाएगा। इस स्टेप पे आप ध्यान दें, अब मैं उसको मिटा चुका हूं। r प्लस आर का होल स्क्वायर जो इस टर्म के साथ था मैंने उसे कॉमन बाहर ले लिया, तो इसके डिनोमिनेटर पे आ गया r प्लस आर का होल स्क्वायर, और यहां से मैंने उसे हटा दिया। यानी अब ये प्रॉब्लम इस तरीके से है, टेन थीटा बाई 2 को एक नए वेरिएबल में चेंज करने पर, मान लेते हैं टेन थीटा बाई 2 को हम t से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं जहां t वेरिएबल पहले यूज नहीं किया गया है। सो बोथ साइड डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी। टेन थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और थीटा बाई 2 का एक बार और डिफरेंशिएशन करने पर ये 1 बाई 2 आएगा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी टी, ये आप जानते हैं। सो 2 टर्म को राइट में शिफ्ट करने पर ये बन जाएगा 2dt, मैंने 2 को राइट में चेंज कर दिया है। अब सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा को मैं 2dt लिख पाऊंगा, और इस सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट्स को चेंज करके जो इस प्रॉब्लम की अगली लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। एक बार आप ध्यान दें, नेक्स्ट लाइन हम क्या लिख रहे हैं, ये सब यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। ये सारे कैलकुलेशन स्टेप अब हटाए जा चुके हैं, तो इनको आप एक बार बैक करके देख सकते हैं अगर आप दोबारा समझना चाहें या कहीं पर कोई डाउट हो जाए तो। सो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा को 2dt पुट करने पर ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू के लैम्डा बाय आर प्लस के लैम्डा, इसके फैक्टराइजेशन r माइनस आर और r प्लस आर होंगे। सो r प्लस आर को मैं कैंसिल कर रहा हूं, एक पावर कैंसिल करने के बाद ये बचेगा r माइनस आर अपॉन r प्लस आर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक पाई r का टर्म इन्वॉल्व है इसमें, और ये इंटीग्रेशन अब चेंज होके बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा 2dt बन चुका है डिवाइडेड बाय r माइनस आर अपॉन r प्लस आर होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। कुछ इस तरीके का चेंज आएगा क्वेश्चन में। 2 को मैं बाहर शिफ्ट कर दे रहा हूं, और एक बात पे और ध्यान दें कि लिमिट भी चेंज होंगी। सो जब लिमिट 0 थी प्रीवियस वेरिएबल थीटा में तो tan 0 0 होता है, सो t के लिए भी ये लिमिट 0 ही होगी, और जब थीटा वेरिएबल में लिमिट पाई थी तो tan पाई बाई 2 tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो अब ये लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी। सो अब ये क्वेश्चन 0 टू इनफाइनाइट लिमिट पर है,
और आप अगर ध्यान से देखें तो ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx की वैल्यू 1/a tan इनवर्स x/a फॉर्मूले से दी जाती है। सो इस फॉर्मूले को यहां यूज करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिलेगा, एक बार मैं इसको पहले वेक्टोरियली प्रेजेंट कर दूं। सो आई कैप लिखने पर ये ऐसा बन जाएगा। सो ई वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा k लैम्डा बाय r, ई वेक्टर आ जाएगा k लैम्डा बाय r प्लस 2k लैम्डा r माइनस r अपॉन पाई r प्लस r इंटू 1/a का रोल r माइनस r अपॉन r प्लस r प्ले कर रहा है। सो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x का वैल्यू यहाँ t है, अपॉन a का वैल्यू है r माइनस r अपॉन r प्लस r। सो फाइनली आंसर आ जाएगा tan इनवर्स t अपॉन r माइनस r अपॉन r प्लस r, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ये कंप्लीट आंसर जिस डायरेक्शन में है वो आई कैप है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइनली आ गया है k लैम्डा बाय r प्लस 2k लैम्डा r माइनस r अपॉन पाई r इंटू r प्लस r इंटू 1 अपॉन r माइनस r अपॉन r प्लस r tan इनवर्स t अपॉन r माइनस r अपॉन r प्लस r। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को अगर आप सिमिलर माने तो a का रोल r माइनस r अपॉन r प्लस r प्ले कर रहा है, जो कि एक कांस्टेंट है। सो इस लाइन तक आने के बाद अब यहां पर हम एक सेकंड का स्टॉप लेके समझेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले से हम दोनों सिचुएशंस इनसाइड और आउटसाइड को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उन्हें पूरा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा k लैम्डा बाय r प्लस 2k लैम्डा अपॉन पाई r इंटू tan इनवर्स t अपॉन r माइनस r अपॉन r प्लस r। और आपको इस इंटीग्रेशन में जो लिमिट पुट करनी है वो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, यानी आपको इस सॉल्यूशन में 0 से इनफाइनाइट तक की लिमिट भी पुट करनी है। अभी आई कैप डायरेक्शन में ये आंसर है। सो अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं तो आप ध्यान दें कि अगर हम आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए यहां पर इस स्टेप पर रुकने के बाद इस स्टेटमेंट को मैं इक्वेशन 1 डिफाइन करके एक स्टॉप ले रहा हूं, क्योंकि यहां से अब मैं इस सवाल को 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। आप ध्यान देते रहें। अगर आप किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा होगा, और उस कंडीशन में आप जब लिमिट लगाएंगे तो ध्यान दें फॉर आउटसाइड पॉइंट्स जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k लैम्डा बाय r प्लस 2k लैम्डा बाय पाई r इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन r माइनस r बाय r प्लस r। और चूंकि हमने ये डिस्कस किया है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है तो ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो इस नंबर के पॉजिटिव होने पर जब आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 पुट करने पर ये 0 बनेगा। ये डिस्कशन केवल इनफाइनाइट के लिए मैंने किया क्योंकि 0 होता है, चाहे वो प्लस 0 हो या माइनस 0, बट इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होता है। सो अगर r से बड़ा है तो उस आउटर कंडीशन के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और तब ये tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0 बनेगा आई कैप फैक्टर में। और अगर इसे सॉल्व किया जाए तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 होगा। सो फाइनल रिजल्ट आएगा ई वेक्टर इक्वल टू k लैम्डा बाय r प्लस 2k लैम्डा बाय पाई r इंटू पाई बाय 2 माइनस 0। मैं 0 नहीं लिख रहा हूं। सो जो फाइनल आंसर आ गया वो कुछ इस तरीके से आएगा, और ये है k लैम्डा बाय r प्लस k लैम्डा बाय r आई कैप, इट इज 2k लैम्डा बाय r फाइनली आई कैप। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा आउटसाइड पॉइंट के लिए वो होगा ई वेक्टर इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r आई कैप। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जब हमने इस लिमिट को पुट किया तो जो फाइनल रिजल्ट मिला वो लैम्डा के टर्म्स में इतना है, यानी फाइनल रिजल्ट लैम्डा के टर्म्स में आया। यहां ध्यान दें कि सिलेंडर का ये जो रिजल्ट है ये एक इनफाइनाइट रॉड के रिजल्ट को रिजेंबल करता है, यानी कि इनफाइनाइट हॉलो सिलेंड्रिकल सेल भी एक इनफाइनाइट रॉड की तरह सेंटर से p डिस्टेंस पर सेंटर से p पॉइंट पर r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है वो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चार्ज डेंसिटी लैम्डा वाली एक इनफाइनाइट रॉड करती है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि अगर हम इनसाइड पॉइंट के लिए ये कैलकुलेशन करते, आउटसाइड पॉइंट के लिए ई का वैल्यू 2k लैम्डा बाय r आया है, अगर यही कैलकुलेशन हम इनसाइड पॉइंट्स के लिए करते, ये डिस्टेंस r है, तो फॉर इनसाइड पॉइंट्स
जब हम ई वेक्टर कैलकुलेट करते तो एक बार ध्यान दें ये क्या बनता है, इसी लाइन से वापस आए इक्वेशन 1 से। सो ई वेक्टर बनता k लैम्डा बाय r प्लस 2k लैम्डा अपॉन पाई r इंटू 10 इनवर्स। और अब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो ध्यान दें कि इनसाइड पॉइंट के लिए अगर हम अंदर के किसी पॉइंट पे कैलकुलेशन कर रहे होते तो ये जो r का वैल्यू कैपिटल R यानी रेडियस से ज्यादा था, अब वो रेडियस से कम हो जाता। और अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम होगी तो उस कंडीशन में ये r माइनस r एक निगेटिव नंबर बन जाएगा। और इसके निगेटिव नंबर बनने के कारण जब आप इसमें इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी बन के सामने आएगा। सो tan इनवर्स में लिमिट पुट करने पर जब आप t को इंफिनिटी पुट करेंगे, ध्यान दें एक बार फिर से, तो इंटरनल पॉइंट्स के लिए इस सिलेंडर के अंदर के किसी पॉइंट के लिए स्मॉल r कैपिटल R से छोटा होगा और उस कंडीशन में ये नंबर निगेटिव नंबर होगा। इसके नेगेटिव होने का मतलब है कि इंफिनिटी पुट करने पर ये tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी आएगा और उस कंडीशन में ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 के इक्वल हो जाएगी। यानी tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी अगर आएगा तो फिर वो tan माइनस पाई बाय 2 के इक्वलेंट होगा। और दूसरी लिमिट 0 लगाने पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस 0 प्लस 0 इक्वल होते हैं। सो tan इनवर्स 0 पर ये वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी तब ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा आई कैप के डायरेक्शन में। इस स्टेप को एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता था। आप इसे ऐसे भी समझ सकते थे कि जब आप इस इंटीग्रेशन को फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं, जब इसमें आप tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा रहे थे तो उस स्टेप में भी आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते थे, ये कह के कि जब आउटर पॉइंट के लिए कैलकुलेशन हो रहा है तो आप इसे r माइनस r अपॉन r प्लस r लिखते, लेकिन जब इंटरनल पॉइंट के लिए कैलकुलेशन होता तो आप इसे कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिखते। और ऐसा करने से इसके जनरलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी आप इसे चाहे कैपिटल R माइनस स्मॉल r लिखें या स्मॉल r माइनस कैपिटल R, दोनों स्थितियां सेम होती। बट इंटरनल पॉइंट के लिए जब आप इसे r माइनस r बाय r प्लस r बनाते, यानी इनको पलटा देते दोनों को, तो ये टर्म जब बाहर जाता 1 बाय a के फॉर्म में तो ये दोनों टर्म कैंसिल होते समय एक माइनस यहां पर डेवलप करते। उस कंडीशन में ये लिमिट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। सो अगर इस स्टेप पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेते तो फिर ये हमेशा tan इनवर्स इंफिनिटी यानी पाई बाय 2 ही आता। बट हमने उस स्टेप पे इसके पॉजिटिव नेगेटिव होने की कंडीशन को देखे बिना इसे रिजॉल्व किया। सो पॉजिटिव नेगेटिव देखे बिना अगर हमने इसे रिजॉल्व किया, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों ही स्थितियों में बनना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही था। तो आप इस स्टेप पे अगर वो चेंजेस कर लेते तो इस स्टेप पर चेंज नहीं आता, लेकिन इस स्टेप पे हमने इसे एक टर्म के रूप में बाहर निकाल दिया तो ये टर्म डायरेक्ट कैंसिल हो गया। यानी अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लिमिटिंग कंडीशन में ही कैलकुलेट की जानी थी। तो यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आउटसाइड पॉइंट के लिए r माइनस r प्लस r से ज्यादा होगा, इसीलिए ये tan इनवर्स इंफिनिटी बनेगा जो कि पाई बाय 2 होगा। लेकिन अगर आप इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो r से छोटा होगा और तब ये tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी आएगा इंफिनिटी पुट करने पर t के प्लेस पे। सो तब ये माइनस पाई बाय 2 माइनस 0 बनेगा। अब अगर मैं इसे फाइनल करूं तो ये बन जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू k लैम्डा बाय r माइनस 2k लैम्डा अपॉन पाई r इंटू पाई बाय 2 और आउटसाइड i डायरेक्शन होगी इसकी। पाई और 2 को कैंसिल करने के बाद फाइनली ये बन जाएगा एक नल वेक्टर, यानी कोई सिलेंड्रिकल सेल अपने इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं करती है। तो यही रिजल्ट हमने पता लगाया था जब हमने गॉस थ्योरम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एक अलग क्लिप में। आज हमने कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। सो इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ से भी इस इनफाइनाइट हॉलो सिलेंड्रिकल सेल को बहुत सारी इनफाइनाइट रॉड से बना हुआ मान करके इस प्रॉब्लम के आउटकम्स देखे जा सकते हैं, इनसाइड पॉइंट के लिए भी और आउटसाइड पॉइंट के लिए भी। थैंक यू।